हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, हम इतने एक्साइटेड क्यों हैं? क्योंकि हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी। नया सब्जेक्ट में बड़ा मज़ा आता है। कितनी नई नई इन्फॉर्मेशन, जानकारी हमें मिलती है। इससे हमें लगता है कि हम और स्मार्ट बन रहे हैं, हम और इंटेलिजेंट बन रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ना। तो हमारे जो पहला चैप्टर था इसमें हमने पढ़ा सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी, समाजशास्त्र और समाज। अपना पिछला वीडियो आपने देख लिया होगा। इसमें हमने देखा था ये दो चीज़ें, और हमने और भी देखा कि जो समाज विज्ञान के जितने भी शास्त्र हैं ये सब एक दूसरे के साथ घुले मिले हैं, सबके साथ एक वेब की तरह, एक जाल की तरह है। और इसको जाल को समझने के लिए हमें ज़रूरत है कोई शब्दावली, कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ और उनका प्रयोग, और यही हम देखने वाले हैं आज के चैप्टर में। तो पहला सवाल हमारा ये आता है कि इन टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत ही क्या है? शब्दावली और संकल्पनाओं की नहीं होता तो क्या हम सोशियोलॉजी नहीं समझ पाते? अब देखो, सोशियोलॉजी दो तरीके के हैं। एक तो है सूक्ष्म या व्यष्टि। इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसे बिहेवियर करता है, कैसे इंटरैक्ट करता है। तो एक व्यक्ति या दो चार व्यक्ति के बारे में ये बताता है, छोटे ग्रुप के बारे में बताता है, इसलिए इसका नाम है माइक्रो सोशियोलॉजी या सूक्ष्म समाजशास्त्र। और दूसरे हाथ पे है बृहद समाजशास्त्र या समष्टि समाजशास्त्र, मैक्रो मतलब बड़े समाज में कितने तरह के वर्ग हैं, क्लास हैं, कास्ट, जाति, समुदाय, कम्युनिटी, मार्केट, स्टेट, ये सब कितने टाइप के हैं, इसका स्टडी इज़ माइक्रो सोशियोलॉजी। एक बार फिर से देख लो, माइक्रो मतलब व्यक्ति लेवल पर या बहुत छोटे समूह पे, और मैक्रो मतलब बृहद समाज के स्तर पे। अब जो इतने बड़े बड़े समाज हैं और पृथ्वी भर में कितने ही समाज फैले हुए हैं, इन सब का अगर हमें कंपैरिजन करना है, उनको कंपेयर करके हम समझेंगे, तो हमें एक कॉमन सेट ऑफ टर्म्स की तो ज़रूरत होगी ना, एक कॉमन शब्दावली की तो ज़रूरत होगी ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कंपेयर करना चाहते हो इंडोनेशिया और इथियोपिया का कल्चर, तो फिर आप कैसे कंपेयर करोगे? इसके लिए आपको कुछ टर्म्स की ज़रूरत होगी, तभी आप इसको कर पाओगे। समझ गए इसको? अगर समझ गए हो तो आप खुद एक उदाहरण लेकर अपने किसी दोस्त को समझाओ, तो देखोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी में कई सारी संकल्पना जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं, पर वो एक साथ रह सकते हैं, दे कैन को एक्सिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक सिद्धांत, एक थियरी है कॉन्फ्लिक्ट थियरी, संघर्षवादी सिद्धांत, जो कहता है कि हर मानव समाज में ना बड़े टेंशन होते हैं, और इस टेंशन के बारे में लोगों में लड़ाई हो जाती है और डिविजन हो जाती है। एक कहावत है ना, एक अनार और 100 बीमार। अब जो भी बीमार है वो कहेगा अनार तो मुझे चाहिए। 100 लोगों में हो गया मारपीट, सब अनार लेने के लिए है, और फिर विभाजन हो जाता है सोसाइटी का। तो इसका मतलब कि रिसोर्स के लिए, कोई भी रिसोर्स पाने के लिए समाज में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। यह तो एक थियरी है। दूसरा थियरी है प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म, जो कहती है कि समाज में घटनाएं तो होती रहती हैं, क्योंकि हर समाज के हर लोग को कुछ ड्यूटीज़, कुछ काम निभाते रहते हैं, और ये जो ड्यूटीज़ निभाते हैं इसके वजह से ही समाज निरंतर चलता रहता है। इसको देखो, इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो? पापा मम्मी, दादा दादी और बच्चे। अब दादा दादी बूढ़े हो गए हैं तो पापा मम्मी इनकी देखभाल कर रहे हैं। साल बीतते जाए, फिर पापा मम्मी बूढ़े हो जाते हैं, तब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, इनको देखभाल करते हैं। जब ये बच्चे बूढ़े हो जाते हैं, तब उनके भी बच्चे उनकी देखभाल करते हैं। तो आप देख रहे हो ना कि समाज में एक निरंतर घटना चल रही है, यानी कि एल्डर्स का देखभाल करना, और इसकी वजह से सोसाइटी एक तरीके से एक लेवल से चल रही है। पर देखो, हमने दो चीज़ें देखी। एक था संघर्ष जो स्वार्थ पे था, मुझे चाहिए, मेरे लिए, मैं इसके लिए लड़ने को तैयार हूँ। और दूसरा है प्रकार्यवादी जो है निस्वार्थ पे, ये मेरी ड्यूटी है, हम मेरी ड्यूटी को अच्छी तरीके से मिलाते हैं। तो एक संग हम देख रहे हैं तालमेल, हार्मनी, दूसरे साइड में हम देख रहे हैं संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट। और सोशियोलॉजी में दोनों दिखते हैं, क्योंकि समाज में दोनों बिहेवियर देखते हैं। आप किसी भी समाज को देख लो, दोनों टाइप के लोग आपको दिखते नहीं हैं। तो अब आप एक उदाहरण सोचो और किसी दोस्त को समझा दो तो फटाफट। अगले पॉइंट हमारे जो देखेंगे वो है कि हमारी जो मानव जीवन है, ह्यूमन लाइफ है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि ह्यूमन बींग्स अकेले में नहीं रहते, वो किसी दूसरों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, बातचीत करते हैं, और वो एक सामाजिक समूह, एक सोशल कलेक्टिव बनाते हैं। ये ह्यूमन बींग्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट खासियत है। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन ग्रुप्स और कलेक्टिव्स जो बनती हैं, समूह और सामूहिकता जो बनती है, ये हर समाज में दिखती है, और हर समाज के ग्रुप्स और कलेक्टिव्स दूसरे समाज के ग्रुप और कलेक्टिव से अलग होती हैं।
अगर आप अपने गांव का समाज देखो और शहर का समाज देखो, अलग है या नहीं है? तो ज़रूरी नहीं है। और एक और चीज़ आपको याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ एक साथ बहुत सारे लोग हो वही एक सामाजिक ग्रुप हो या सामाजिक समूह हो, एक सोशल ग्रुप हो। रेलवे प्लेटफॉर्म पे क्या दिखता है, कितने टाइप के लोग बैठे रहते हैं, पर क्या ये सामाजिक ग्रुप है? ये तो एक जमावड़ा है। जैसे ट्रेन आया, सब अपने अपने रास्ते पे निकल पड़े। तो ऐसे जमावड़ों को अर्ध समूह या क्वाजी ग्रुप कहा जाता है। याद रहेगा आपको, अर्ध समूह या क्वाजी ग्रुप। अगर आप किसी और क्वाजी ग्रुप के बारे में सोच सकते हो तो अपने दोस्त को समझा दो। अब क्वाजी तो देख लिया, अब पूरे ग्रुप का क्या देखें कि एक समूह कब कब कहेंगे, उसमें कुछ विशेषताएं तो होंगी। उसमें 6 विशेषताएं होती हैं, एक एक करके देखें। नंबर 1, निरंतरता के लिए एक दीर्घस्थायी अंतःक्रिया, एक परसिस्टेंट इंटरेक्शन की ज़रूरत है। आपके स्कूल का क्लास ले लो, रोज़ आप जाते हो, रोज़ अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हो, सालों निकल जाते हैं करते हुए, निरंतरता है ना, रोज़ बातचीत भी होती है आप लोगों की। नंबर 2 है कि ये जो बातचीत इंटरेक्शन आप लोग करते हो, इसका एक स्टेबल पैटर्न, एक स्थिर प्रतिमान होना ज़रूरी है। रोज़ आप जाते हो, सुबह आप प्रेयर्स करते हो, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलते हो टीचर को, टीचर आपको पढ़ाती हैं, आप क्वेश्चन पूछते हो, टेस्ट लेती हैं टीचर। ये तो एक पैटर्न बना हुआ है ना, डेली का पैटर्न, रोज़ का पैटर्न ऐसा ही चलता है। इसलिए थर्ड पॉइंट आपका जो है कि ग्रुप में सब सदस्यों को लगेगा कि दूसरे सदस्य के साथ हमारा एक वी फीलिंग है, एक हम की भावना है। हम जो एक क्लास में पढ़ते हैं, हमारे सारे मित्रों के साथ हमें लगता है कि हम इस क्लास के मेंबर्स हैं, तो हम वाला भाव जो फीलिंग है वो आना ज़रूरी है। साथ साथ ज़रूरी है कि शेयर्ड इंटरेस्ट हो जाए। अब आप क्लास 11 में आ गए हो, कोई आप में से किसी ने कॉमर्स लिया होगा, किसी ने साइंस लिया होगा, किसी ने आर्ट्स लिया होगा। साइंस में कोई पीसीएम लेता है, कोई पीसीबी लेता है, सब अलग अलग अपनी रुचि के हिसाब से। इन बच्चों को देखो, इन्होंने ले रखा है फिज़िक्स, अब देखो कर रहे हैं अपने रुचि के मुताबिक काम। और फिफ्थ पॉइंट है कि जो ग्रुप की जो कॉमन रूल्स हैं, कॉमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं, जो मूल्य और मानक हैं, उनको सब मानते हैं। आप स्कूल में जाते हो, स्कूल के कुछ नियम कानून हैं ना, वो नियम कानून मानते हो, इसीलिए आप स्कूल के मेंबर हो। और जो नियम कानून नहीं मानते उनका ये हाल होता है, देख लो, आप खुद ही देख लो। एंड फाइनली, एक ग्रुप का एक डिफाइनेबल स्ट्रक्चर, एक परिभाषित संरचना होना ज़रूरी है। जैसे आपका स्कूल का एक पूरा संरचना होगा, एक स्ट्रक्चर होगा कि ऊपर ट्रस्टीज़ हैं, फिर आपके प्रिंसिपल हैं, फिर टीचर्स हैं, उसके बाद आपके स्कूल प्रीफेक्ट हैं, हेड बॉय हेड गर्ल हैं, उसके बाद बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं। तो एक पूरा स्ट्रक्चर है ना, यह है डिफाइनेबल स्ट्रक्चर। तो ये 6 पॉइंट को एक बार फिर से देख लो। अब चलो, अब हम एकदम रेडी हैं कि हम टाइप्स ऑफ ग्रुप, समूहों के प्रकार को देखेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कई चीज़ें आपको याद रखना है इससे पहले कि हर व्यक्ति कई अलग अलग समूह के भी सदस्य हो सकता है। इसको याद रखो। आप कितने समूह के सदस्य हो बताओ तो ज़रा। इनमें से कुछ समूह आपके जीवन में ज़्यादा प्रभावशाली है, लाइक फैमिली, और कुछ कम प्रभावशाली होंगे। तो इसको आप बिल्कुल याद रखना कि जो ज़्यादा प्रभावशाली है वो आपके ज़िंदगी में ज़्यादा इन्फ्लुएंस लाएंगे। और जो क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो उन्होंने जो अपनी स्टडी की है, वेरियस स्टडीज़, वो उसको बेसिस क्या बनाया है उन्होंने, उनका बेसिस था एक गांव में एक परंपरागत कृषि आधारित जीवन, अ ट्रेडिशनल एग्री बेस्ड विलेज लाइफ, और एक शहर का मॉडर्न जीवन। इन दोनों की तुलना करके इन्होंने बड़े सारे शब्दावली बनाए हैं और अलग अलग ग्रुप्स के बारे में बताया है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम ग्रुप देखेंगे वो होगा प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह या प्राइमरी ग्रुप क्या है? लोगों का एक छोटा सा ग्रुप जो बड़ा घनिष्ठ है, एक दूसरे के साथ इंटीमेट है, इंटरैक्ट करते हैं रेगुलरली और कोऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल फैमिली के सब मेंबर्स को एक हम की भावना आती है ना। आप अपने दोस्तों के ग्रुप को क्या बोलोगे? प्राइमरी ग्रुप बोलोगे? सोच के बताओ तो ज़रा। और प्राथमिक समूह जो है ये सारा इंडिविजुअल ओरिएंटेड होता है, यानी कि व्यक्ति पर डिपेंडेंट है, व्यक्ति उन्मुख होते हैं, व्यक्ति के बारे में ही सब कुछ वो सोचते हैं। पर द्वितीय ग्रुप एक बहुत आकार में बड़ा होता है और इसमें ना बड़े सारे औपचारिक, दैट इज़ फॉर्मल, और इम्पर्सनल, अवैयक्तिक रिलेशंस होते हैं। जैसे एक बड़े औद्योगिक शहर में आप चले जाओ, वहाँ आप देखोगे सब कुछ गोल ओरिएंटेड होता है। तो आप देखो, आप एक बड़े स्कूल में चले जाओ, कितने बच्चों को आप जानते होंगे, कितने टीचर्स को जानते होंगे, पर स्कूल में हम क्यों जाते हैं? क्योंकि एजुकेशन हमारा गोल है। इस तरह से एक बड़ा हॉस्पिटल हो सकता है, एक बैंक हो सकता है। गोल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, काम का गोल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लोगों के बारे में हम उतना डीप जानकारी नहीं लेते हैं। तो इसको याद रखना आप,
जो प्राथमिक और द्वितीयक का डिफरेंस। अब चलते हम देखेंगे समुदाय और समाज और संघ का डिफरेंस। समुदाय का मतलब क्या है? वो मानव संबंध जो व्यक्तिक है, घनिष्ठ और चिरस्थायी है। एक गांव में चले जाओ, लोग एक साथ मिलते हैं, रहते हैं, रोज़ बातचीत करते हैं, वो एक दूसरे के बारे में जानते हैं, एक साथ काम करते हैं और सबका काम इम्पॉर्टेंट होता है, सबका पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट होता है। पर जब समाज या संघ की बात करें, सोसाइटी या एसोसिएशन, ये समुदाय के ऑपोजिट है। एक बड़े शहर में चले जाओ आप, यहाँ पे जितने सारे संबंध हैं, रिलेशंस हैं, ये इम्पर्सनल है, अवैक्तिक है, सुपरफिशियल और टेम्परेरी है। जितना काम है काम से मतलब है, काम करो, काम की बात करो, बात मिट किया तो ख़त्म। जितने देर तक बिज़नेस हम एक साथ करेंगे तब तक हम एक साथ रहेंगे। जैसा बिज़नेस ख़त्म हो गया सब अपना अपना रास्ता नापने लगे। और इस बिज़नेस करते वक्त भी काम की ही बात करो। इंटरपर्सनल रिलेशंस, जो एक दूसरे के बारे में जानकारी, ये कम होता है। तो हर व्यक्ति का व्यवहार जो दूसरे के साथ है वो ना बड़ा नपातुला टाइप का होता है, कैलकुलेटिंग टाइप का होता है, और वो हमेशा देखता है कि मुझे इसमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये था आपके जो दो ग्रुप्स थे, समाज और समूह, और दूसरा था आपका समुदाय। अब हम देखेंगे इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, अंत समूह और बाह्य समूह। अंत समूह का मतलब है कि एक ग्रुप जिसमें हमारा ऐसा एक भावना हो, एक बड़ा क्लोजनेस हो। जैसे ये देखो, ये सारे दोस्त हैं, एक साथ घूमते फिरते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, गाना गाते हैं, इनमें हमारा बड़ा हम का भावना होता है। और बाह्य ग्रुप कौन है? जो इन ग्रुप में नहीं है, जो हमारे ग्रुप के अंदर नहीं है। और जो इन ग्रुप के लोग हैं वो बाह्य ग्रुप के लोगों के साथ ना बहुत अच्छा बिहेवियर भी नहीं करते हैं। इसको देखो, ये देख रहे हो, दो दोस्त तो खूब फुटबॉल खेल रहे हैं और तीसरे को तो अपने साथ बुला ही नहीं रहे हैं क्योंकि वो बाहर है इनके ग्रुप से। तो इन ग्रुप और आउट ग्रुप समझ गए आप? अब इन दोनों का एक उदाहरण आप खुद समझो। अगले लेवल पे हम देखेंगे संदर्भ समूह किसको कहते हैं। ये एक ग्रुप है जिसको रेफरेंस ग्रुप कहा जाता है। हर कोई ना, हर किसी ग्रुप के लोग किसी दूसरे समूह के लोग को आदर्श मानते हैं और वो चाहते हैं ना कि उनको वो इमिटेट करे, उनसे सीखे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल देखो क्रिकेटर्स का बड़ा बोलबाला है। लोग देखते हैं वो कैसे कपड़े पहन रहे हैं, हेयर स्टाइल क्या है, कौन सी गाड़ी चलाते हैं, उनका घर कैसा है। तो वो उनसे पूरा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं कि इनका कल्चर क्या है, इनका लाइफस्टाइल क्या है, इनकी जो गोल्स हैं वो क्या है, आकांक्षा क्या है, इनकी लक्ष्य क्या है। ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। समझ गए आप रेफरेंस ग्रुप किसको कहते हैं? ये रेफरेंस ग्रुप का मेंबर नहीं बन जाते, पर रेफरेंस ग्रुप को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अब आप एक उदाहरण सोचो रेफरेंस ग्रुप के बारे में। और हम देखेंगे समवयस्क समूह या पीयर ग्रुप। ये एक प्रकार का प्राथमिक समूह है। याद है प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप। और ये नॉर्मली होता है कि जो समान एज के लोग हैं या समान प्रोफेशन के लोग हैं, इनके बीच में भी होता है। पीयर ग्रुप जो होता है ना, वे दूसरों अपने ग्रुप के साथियों पर बड़ा प्रेशर डालता है। बहुत प्रेशर होता है कि हम सबके हेयर स्टाइल एक तरीके हो, हम कपड़े एक तरीके से पहने, पार्टी में जाए तो एक तरीके से डांस करे, कॉफ़ी पिए तो एक ही तरीके का कॉफ़ी पिए, एक ही तरह से एक दूसरे से बर्ताव करे। तो ये है हमारा पीयर ग्रुप या पीयर प्रेशर। तो आज हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा, ये देखो, नंबर 1 और 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4 और फिर नंबर 5। बिल्कुल इसी तरह आप एग्जाम्पल्स के साथ आंसर लिखना, आपके बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। किसी भी सब्जेक्ट को समझना हो तो एग्जाम्पल्स, इससे सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।